तो यार कैसा रहेगा जहाँ पे सब स्ट्रांग लोग ही दुनिया को हुकूमत करते हो। आपका स्टेटस आपकी दौलत सिर्फ आपकी पावर के मुताबिक ही दी जाती हो और जो इस सोसाइटी में कमजोर लोग होते हैं उन्हें सिर्फ कचरा ही माना जाता है। यहाँ तक स्कूल वगैरह में भी वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उधर ही हमारा मेन कैरेक्टर जो कि उस स्कूल में एक कचरा की तरह माना जाता होता है। यहाँ तक उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका इस्तेमाल करके उससे मरने के लिए छोड़ देती है। उससे अपने बचपन की सारी मेमोरीज भूल चुकी होती है, लेकिन जब उसे एक झलक नसीब आती है तो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। यूं ही एक दिन वो जब दोबारा स्कूल लौट के वापस जाता है, हर रोज की तरह उसका यूं ही मजाक बन रहा होता है। अब आखिरकार तंग रह के वो सिर्फ उन्हें अपनी एक ताकत का जलवा ही दिखाता है कि पूरा का पूरा स्कूल कांप उठता है उसकी ताकत को देख के। ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर दियो की, जो कि कैसे अपनी जिंदगी का बदला इन सब से पूरा करता है। बाय द वे, मैंने जितनी भी सीरीज शुरू की है उन सब के पार्ट 2 रेडी है, लेकिन मैं स्ट्राइक के खतरे की वजह से रुका हुआ। तो इसी वजह से मैं आप सबको एक सलाह दूंगा कि मेरे दूसरे चैनल एनिमे रैंक्स को भी सब्सक्राइब कर दे। अगर खतरा बढ़ता रहा तो मैं अपनी सारी की सारी वीडियोस और यहाँ तक उनके पार्ट 2 भी अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स पे ही अपलोड करूंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मेरी तरह सोलो लेवलिंग के दीवाने हैं तो उसके पार्ट 1 को मैंने रेडी कर रखा है, जो कि मैं जल्दी 3 से 4 दिनों के अंदर ही अंदर एनिमे रैंक्स पे अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो अपने मेन चैनल एनिमे रैंक्स का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। जस्ट इन केस कम्युनिटी सेक्शन पे भी नजर रखा करें, क्योंकि वहां पे मैं आप सबको अपडेट्स देता रहता हूँ। फिलहाल स्ट्राइक वगैरह से बचने के लिए मैंने एआई का इस्तेमाल करके इस मनहवा को कुछ जगह पे एनिमेशन भी दी है। तो चलो यार अब शुरुआत करते हैं। तो यार हमारी कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है, जहाँ पे सांसस फैमिली के मेन लीडर्स एक बच्चे को किडनैप करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वही बच्चा इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। उससे उन लोगों ने एक बॉल ऑफ एनर्जी में ट्रैप कर रखा होता है। इस वक्त ये बच्चा काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, पर इसके बावजूद भी जो इस क्लैन का लीडर होता है उसे जरा भी फर्क तक ना पड़ता और वो काफी ज्यादा खुशी से कहने लगता है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये बच्चा हमारे लिए इस कदर चमकदार होगा। करोड़ सालों में सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसके पास होली बॉडी होती है, और ये बच्चा उन्हीं में से एक है। मेरे चूत रहो, इस बार मैं किसी किस्म की गलती नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस बच्चे की एनर्जी को मेरे बेटे के जिस्म के साथ कनेक्ट कर दो। अगर उसे ये दमदार जिस्म मिल गया तो वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी और सभी लोगों की जुबानों पे सिर्फ हमारे ही क्लैन का नाम होगा। ये उसके कहने की ही देर होती है कि उसका सेकंड इन कमांड अपनी सोर्सरर एनर्जी का इस्तेमाल करके काफी सारी टेंटिकल्स उस नन्हे बच्चे के जिस्म के आड़ पार कर देता है। वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने मदर फादर का नाम ही पुकारता रह जाता। तभी उसका सेकंड इन कमांड इस बच्चे की सारी की एनर्जी को सांसस के बेटे में डालने लगता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग आधा घंटा लगेगा कि इससे पहले पहले उस बच्चे के मदर फादर यहाँ पे सीधा जा पहुंचते हैं। तो सेकंड इन कमांड यहाँ पे अपने 3rd और 4th नंबर चूचे को ऑर्डर देता है कि उसके माँ बाप की जान ले लो, जिसके हुक्म के मुताबिक वो दोनों चमचे चूजू इनकी ओर बढ़ने ही लगते हैं कि इसी बीच में उसका बाप अपनी सोर्सरर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बीस्ट हाथ को प्रकट करता है और बस उस हाथ के लड़ाते ही वो दोनों के दोनों को एक एक वार से उड़ा के फेंक देता है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि इसी बीस्ट हाथ की दिशा को मोड़ते हुए सेकंड इन कमांड पे भी टूट पड़ता है। मगर वक्त रहते ही वो सेकंड इन कमांड अपने चारों ओर को एक शील्ड से ढक देता है। जबकि दूसरी ओर हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि अपने बच्चे तक जा पहुंची होती है। जबकि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने बच्चे को उस फोर्स फील्ड में से आजाद ना करवा पाती। फिर पीछे से क्लैन लीडर उसकी माँ पे अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी माँ भी किसी से कम नहीं होती। वो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके वार को वहीं पे रोक लेती है। उसकी माँ जैसे तैसे क्लैन लीडर को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है। हम उसके फादर को देखते हैं जो कि सारे चमचों का अब सफाया करके बीस्ट फॉर्म से अपने बच्चे को फोर्स फील्ड से आजाद करवाता है। अब जो ही उसकी मदर अपने बच्चे की शक्ल देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जबरदस्ती इस प्रोसेस को तोड़ने की वजह से उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम उसके बच्चे के चेहरे पे काफी सारे क्रैक्स को देखते हैं। उसकी मदर को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो यहाँ पे किसी किस्म का मंत्र पढ़ने लगती है। इसके बाद कहानी कुछ समय के बाद पे जाती है, जहाँ पे हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो चुका होता है। उसकी टीचर अब उसके सर पे मुक्का मार के उसे जगाती है कि ये क्लासरूम है, सोने की जगह नहीं है। ये सुन के पूरी की पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। यहीं पे उसकी टीचर उसे दोबारा से कहती है, खैर जो भी, तुम्हारे टेस्ट वॉर्ड्स का वक्त आ चुका है। ये सुन के
बाकी क्लास और भी उस पे हंसने लगती है कि दियो तुम तो इतने ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे टेस्ट फोर्स का भले क्या ही फायदा, हम सबको पहले से ही मालूम है कि तुमने फेल ही होना है, तुम एक कचरा के जैसे हो तो एटलीस्ट चल के राख तो हो जाओ। ये सारी की सारी बातें दियो का दिमाग खराब कर रही होती है। दियो यहाँ पे सोचने लगता है, मन तो करता है कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा मारूं, मगर ये सोच के छोड़ देता हूँ कि बदले में वो भी मुझे उल्टा मारेंगे। खैर यार, कहानी टेस्ट फोर्स पे जाती है जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी मैजिकल चट्टानों को पंच मार के अपनी ताकत का अंदाजा लगाते हैं। वहीं पे हम ग्रे नाम के स्टूडेंट को देखते हैं जिसने मैजिकल स्टोन पे अभी अभी पंच मारा होता है और उसकी पावरफुल फोर्स 10,000 लिखी आती है। उसके पावर का क्राइटेरिया सुन के काफी सारे अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं और जो भी इन टेस्ट वगैरह में कामयाब होगा उसे स्टार एकेडमी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। ग्रे अपनी पावर का नमूना देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, सारी लड़कियां तो मुझ में मरी मिटी है, लेकिन लड़कियों की किसको परवाह है, मुझे तो आंटियां पसंद है। तो अगर बात की जाए हमारी टीचर की, वैसे है तो वो जवान ही सही लेकिन काफी ज्यादा मेच्योर है। काश मैं इसे किसी तरीके से पटा लूं, लेकिन हमारी टीचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। अब इसी मैजिकल स्टोन को पंच मारने की बारी हमारे मेन कैरेक्टर दियो की आती है। एक तरफ दियो जूजू सीढ़ियां चढ़ के पत्थर की ओर बढ़ होता है, उधर ही दूसरी तरफ ग्रे सीढ़ियों से उतरते दौरान हमारे मेन कैरेक्टर से सहमत होकर कहने लगता है, दियो ख्याल करना ये मैजिकल स्टोन है और शायद से अगर तुम जैसे कचरा इससे पंच मारने की कोशिश करे तो तुम्हारा अपना हाथ ही ना टूट जाए और फिर बदकिस्मती से तुम्हें माचिस के डब्बे में बैठ के अस्पताल जाना पड़े। दियो का टेस्ट से पहले ही इतना ज्यादा मजाक बनना होता है, तो अगर वो टेस्ट फेल करेगा तो तब तो लोग उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगेंगे। तो उसकी टीचर फिलहाल उसे टेस्ट देने से मना कर देती है और वो उसे बताती है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देती हूँ, तब तक के लिए तुम अपने आप को कल्टीवेट करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, इसके बाद तुम दोबारा टेस्ट देने आ सकते हो। ये कहते हुए ये खूबसूरत सी कवारी टीचर यहाँ से जूजू जाने ही लगती है। वो अपने मन में सोचती है, अगर इसने बिना सोचे समझे मैजिकल स्टोन पे पंच मारा भी होता तो उल्टा इसका अपना हाथ ही टूट जाता। मैं नहीं चाहती इस बेचारे का पूरी क्लास के सामने मजाक बने। जमीन पे गिरा दियो। अब तभी उसे यहाँ पे याद आता है कि हाँ यार, आज तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि मैं उसे मिलूंगा। इसे याद करके वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाने ही लगता है और उस दौरान भी वो अपने दिल में सोचने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि बचपन में मेरे पास होली बॉडी होती थी और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था और कुछ लोग इसे अपने मकसद के लिए चाहते थे और एक हादसे के कारण मेरी पावर को सील कर दिया गया था। इसके बाद मैं कचरा खिलाने लगा क्योंकि इस दुनिया में पावर ही सब कुछ होता है, पावर ही स्टेटस होता है। लेकिन ऐसी नकारा सूरत हाल में भी मैं कुछ लोगों से ज्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास एक इंतहाई ज्यादा खूबसूरत लड़की है। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड अनाया है। मेरे कचरे होने के बावजूद भी बस अनाया ही है जिसने मुझे अपसेट किया और उसने मुझसे प्यार से बातें की है। ओफ अनाया, तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस उठी है। दूसरे सीन में हम दियो को अकेले बैठ के कल्टीवेट करते हुए देखते हैं जहाँ पे उसे एक अनजान औरत की बात याद आ रही होती है कि तुम्हारे पास एक ओरिजिनल बॉडी है, ऐसी बॉडी पाने के लिए लोग तरसते हैं, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसे याद करते दौरान हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि आखिर ये कौन है, इसकी आवाजें मेरे दिमाग में बार बार क्यों आती है। ये पहली बार मुझे 2 साल पहले आवाजें सुनाई देने लगी थी जो कि बस मुझसे यही कहती थी कि प्रैक्टिस करते रहो वरना तुम मारे जाओगे। कि थोड़ी देर में यहाँ पे अनाया आती है और वो दियो से काफी ज्यादा प्यार से बातें करने लगती है। वो काफी देर तक बातें करते रहते हैं और अनाया उससे ये भी कहती है कि स्टार एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद हम दोनों एक साथ वॉरियर बनेंगे, पर इससे पहले जो स्टोन मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था क्या तुम वो मेरे लिए लाए हो। जिस पर दियो उसे अपना एक कीमती स्टोन देता है और वो उससे बताता है कि तुम्हारा जैसे ही काम पूरा हो जाए तो इस स्टोन को मुझे वापस लौटा देना। मगर स्टोन पाने की ही देर होती है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने असली रंग दिखाते हुए कहने लगती है कि दियो तुम तो एक कचरा हो और जो चीज कचरे से मिलती है उससे वापस नहीं लौटाई जाती। दियो परेशानी से पूछने लगता है, तुम्हारा आखिर इन सब चीजों से क्या मतलब, तुम ये क्या कह रही हो। तो अचानक से यहाँ पे एक अनजान शख्स आके कहने लगता है, क्या कचरे तुम्हारे कान भी काम नहीं करते, क्या तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। उसने कहा कि तुम एक कचरे हो और कचरे से जब कुछ मिलता है तो उसे वापस नहीं लौटाया जाता। अनाया दियो को बताती है कि मुझे तो बस तुमसे ये स्टोन चाहिए था और जहाँ तक हमारे प्यार की बात है वह सब एक नाटक था। वैसे प्यार से याद आया, प्यार तो मुझे एक ही शख्स से हुआ था,
मिलो मेरे असली बॉयफ्रेंड जफ्फार से। वैसे एक बात तो बता दियो, तुम अपनी औकात कैसे भूल गए? तुम एक कचरा हो और काम में एक इतने हायर रैंक की लड़की हो। बस इस टॉन्ग को पाने के लिए मुझे कितने ज्यादा कोड़े बेचने पड़े और फाइनली आज तुम मेरे लिए ले ही आए। दियो को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था उसकी बातें सुन के। वो अपने मन में सोचने लगता है कि कंजरों के पास पैसा तो आ जाता है लेकिन तालीम नहीं आती। वैसे दियो को भी एहसास होने लगता है कि शायद से वो लड़की ठीक कह रही है। मैं कैसे अपनी औकात को भूल सकता हूँ? मैं एक कचरा हूँ और कचरा ही रहूंगा। मुझे सारे लोग कचरा ही बुलाते हैं। पर चाहे जो भी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर कोई आएगा और मेरे जज्बात के साथ खेल के चला जाएगा। दियो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे स्टोन को मुझे वापस लौटाओ। दियो अपने गुस्से में बहते हुए उस पे फौरन से टूट पड़ता है। जफ्फार आसानी से उसके हमले को डिफ्लेक्ट करके एक खतरनाक किस्म का पंच उसके पेट में दम डालता है। अनाया अपने बॉयफ्रेंड जफ्फार से कहने लगती है कि हमें इसकी जान यहीं पे लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसने ये बात किसी को बता दी तो हमारे क्लैन के नाम पे काफी ज्यादा कीचड़ उछाला जाएगा। तो जफ्फार कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। तुम एक काम तो करो अनाया, तुम इसे अपने प्यारे हाथों से 20 ब्लड को पिलाओ, क्योंकि कुछ ऐसा मालूम होगा कि 20 ब्लड को पीने के कारण इसने अपनी जान जैसे कि खुद ही ले लियो। और अब जूजू दियो बेहोश हो रही होता है। उसकी ये सारी की सारी बातें दियो के कानों तक जा ही पहुंचती है। तो अनाया इसके बाद उसे अपने हाथों से 20 ब्लड पिलाती है, क्योंकि 20 ब्लड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर वो किसी भी इंसानी जिस्म में एंटर करे तो उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जिन सब के बाद अनाया और जफ्फार उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ देते हैं, मगर उसके मुंह में 20 ब्लड जाने की ही देर होती है। यहाँ पे अचानक से उसे अपने पास्ट की एक झलक याद आती है कि ज़ांज़स क्लैन ने उसे किडनैप कर लिया था उसकी होली बॉडी होने के नाते, क्योंकि इस होली बॉडी के नाते वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी हादसे की वजह से किसी ने उसकी इन पावर्स को सील कर दिया था ताकि लोग उसे दोबारा किडनैप ना करे। 20 ब्लड जब जूजू उसकी रगों में दाखिल होता है तो उसकी सील अपने आप ही टूट जाती है। उसके जिस्म में छुपी हुई सारी की सारी एनर्जी अब उसके जिस्म में से बाहर आने लगती है। इसके चलते दियो अपने आप को एक काफी ज्यादा काली और अंधेरी जगह में पाता है। दियो हिरांगी से कहने लगता है कि ये मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है? दियो फिर खुद से सवाल पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ? लेकिन इन्हीं सब में काली परछाई से आवाज आती है, नहीं, आखिर हमारे होते हुए तुम कैसे मर सकते हो? दियो काफी ज्यादा ये आवाज को सुन के डर जाता है। वो कहता है कि सामने आओ, कौन हो तुम, क्या चाहते हो? तो उससे आवाज आती है, मैं कौन हूँ? मैं तो तुम ही हो, मैं तुम्हारी वो काली परछाई हूँ। मैं तुम्हारी वही शक्तियाँ जिसे सील कर दिया गया था जब तुम काफी ज्यादा छोटे होते थे। कम ऑन, क्या तुम तंग नहीं आ गए कि मेरे सील हो जाने के बाद लोग तुम्हें कचरा मारने लगे थे? ऊपर से तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। क्या तुम इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? मुझे पहचानो, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी इनर डार्कनेस हूँ। दियो हिरांगी से ये दोहराते हुए कहता है कि क्या कहा, मेरी काली परछाई? जिसके बाद उसकी काली परछाई मजीद कहने लगती है, मैं तुम्हें वो शक्तियां तो दे ही सकता हूँ जिसके कारण तुम आगे बढ़ पाओगे, बस तुमने ये करना है कि तुम्हें कल्टीवेट करते रहना होगा और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा 20 ब्लड को पीने की कोशिश किया करो। तुम पहले से मर चुके हो लेकिन मैं तुम्हें एक नई जिंदगी बख्शने वाला हूँ। मेरी पावर को अपनाते सारे तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे। दियो के काली परछाई को गले लगाते यहाँ पे हम देख पाते हैं दियो का जिस्म से बढ़ बढ़ के वो डार्क सा ऑरा निकलने लगता है। और अब देखते ही देखते हमारे मेन कैरेक्टर दियो को दोबारा से उसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि स्वॉलिंग द स्काई नाम के मेथड को सीखो, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करो ताकि तुम अपनी जान को बचा सको। आज के बाद से और आज के दम से तुम्हारी सारी की सारी खोई हुई शक्तियां तुम्हें वापस लौटाई जाती है, मगर इस शक्तियों को अभी भी कल्टीवेट करने की जरूरत है ताकि ये तुम्हारे जिस्म के साथ दोबारा से कंपैटिबिलिटी दे पाए। अब हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम दियो को अपने बेडरूम पे देखते हैं और वो अभी तक अपनी पावर्स को कल्टीवेट कर रहा होता है। दियो अपनी कल्टीवेशन से फारिग हो जाने के बाद खुद से एक बोलने लगता है, स्टार एकेडमी का रजिस्ट्रेशन टेस्ट 3 दिनों के बाद है और मुझे टीचर ने कहा है कि अपनी पावर को तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करो। अलबत्ता मुझे अपनी पावर को कल्टीवेट करने के लिए 20 ब्लड की सहारे की जरूरत पड़ेगी। 20 ब्लड काफी ज्यादा महंगा बिकता है, मुझे अपने डैड
डैड की स्टोन कलेक्शन में से किसी एक स्टोन को बेचना पड़ेगा। दियो फिर अपने फादर की स्टोन कलेक्शन में से एक पत्थर को उठा के कहने लगता है, ये पत्थर काफी ज्यादा महंगे दाम में बिकेगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानता हूँ आप इसे काफी मेहनत से और जवानी से जमा कर रहे हैं। दियो स्टोन को बेचने के लिए मार्केट जाने ही लगता है कि इसी बीच में उसका सामना अपने बुली वाले बंदे से होता है। ये शख्स दियो को बचपन से ही बुली कर रहा होता है, लेकिन आज ये जूजू बात कर रहा होता है। दियो इस बार इसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए अपने कंधे से इसे पीछे धकेल के आगे जाने लगता है। तो वही बुली अब कहने लगता है कि भाई तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे इग्नोर किया, क्या तुम अपनी औकात भूल चुके हो? यहाँ तक दियो इस बात का भी कोई जवाब तक नहीं देता। ये सारी बेइज्जती अब इस बुली से बर्दाश्त न होती। वो गुस्से में बहते हुए पीछे से दियो पे टूट पड़ता है, लेकिन दियो आसानी से उसके हमले को ब्लॉक करके उसे जमीन पे पटक डालता है और यहाँ तक उसके हाथ को भी तोड़ देता है। दियो यहाँ से जाते दौरान अपने मन में सोचने लगता है, दिखने से तो लगता है मेरी वाकई में खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल चुकी है, मगर मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है कि मैं अभी भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मुझे ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन और 20 ब्लड की जरूरत है। दूसरे सीन में हम दियो को उसी लग्जरी मार्केट में देखते हैं जहाँ पे दियो आसानी से इस स्टोन को बेच सकता है। दियो स्टोन बेचते दौरान रिसेप्शनिस्ट से ये डिमांड करता है कि स्टोन के बदले में मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन के साथ ही साथ 20 ब्लड की भी जरूरत है, जबकि रिसेप्शनिस्ट स्टोन को सस्ते खरीदने के चक्कर में काफी ज्यादा नौटंकी दिखाने लगती है। इसी शोर शराबे की वजह से जब मैनेजर यहाँ पे आता है तो उसकी नजर सबसे पहले दियो के हाथ में उस स्टोन पे पड़ती है। उस स्टोन को देख के वो वहीं पे काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये स्टोन काफी ज्यादा महंगा और ऊपर से रेयर भी होता है। इसकी प्राइस तो 500,000 गोल्ड कॉइन के बराबर होती है। यही सब देख के मैनेजर को अब रिसेप्शनिस्ट पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे लात मार के इस शॉप से निकाल देता है। ऊपर से फिर हमारे दियो भाई को काफी फर्स्ट क्लास की सर्विसेज दी जाती है। इसके बाद वो हमारे अपने लौंडे को लग्जरी टी ऑफर करते हैं, जिसकी अपनी प्राइस 1000 गोल्ड कॉइन जितनी होती है। इनका तो बस नहीं चल रहा होता, वरना यहाँ तक ये लोग दियो की शायद से पूजा भी शुरू कर देते हैं। खैर यार, जब दियो इस चाय का पीला घूंट ही बढ़ता है उसे तब कहीं जाके उसकी कीमत का एहसास होता है कि ये लग्जरी टी ना कि सब जायके में काफी ज्यादा अच्छी है, बल्कि साथ ही साथ ये फिजिकल स्ट्रेंथ को भी 2 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। मैनेजर अब इसी बीच में उसके लिए 20 ब्लड लाता है। वो उसे बताता है कि इस 20 ब्लड की प्राइस 5 लाख गोल्ड कॉइन जितनी है, और साथ ही वो उसे 5 मिनट यहाँ पे वेट करने के लिए कहता है कि हम आपके पैसे जल्दी पूरे करके लाते हैं। गेस्ट रूम में पूरे तरीके से जब दियो अकेला हो जाता है तो दियो कहता है कि आसपास कोई नहीं है, चलो 20 ब्लड को पी ही लेते हैं। 20 ब्लड को पीने के बाद दियो को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसके जिस्म में जैसे कि कुछ यूं दर्द हो रहा होता है कि जैसे कि 1000 लोग उसके जिस्म को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। इसके चलते दियो अपने आप को एक काली सी अंधेरी सी जगह में पाता है, जहाँ पे वो पूरे तरीके से बिजली से कड़क रहा होता है, और फिर उसे जूझू होश आती है। दियो सोचता है कि ये कैसी अजीब सी पावर थी, जैसे मैं हजारों की तादाद में स्केलेटन्स के ऊपर खड़ा हुआ था। उन्होंने साथ में दियो को एक मार्शल आर्ट की स्क्रॉल भी दी होती है, जिस स्क्रॉल को पढ़ के तुम मार्शल आर्ट सीख सकते हो। पर दियो सिर्फ एक ही बार उस स्क्रॉल को पढ़ता ही है कि सारी की सारी मार्शल आर्ट जैसे कि खुद उसके जिस्म के अंदर बस जाती है। तभी दियो के जिस्म से एक खतरनाक किस्म का मैजिकल ऑरा बाहर निकलने लगता है। अपनी पावर्स का अंदाजा लगा के दियो खुद भी हैरान हो जाता है कि मैंने एक बार बस इस स्क्रॉल को पढ़ा और सारे के सारे मार्शल आर्ट मूव मेरे जिस्म ने खुद ही सीख लिए। पास में मौजूद एक बूढ़ा शख्स भी और एक जवान लड़की भी उससे देख रही होती है। इस बूढ़े शख्स के तो ये देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस मार्शल आर्ट के सिर्फ एक मूव को सीखने के लिए मुझे 10 साल लग गए थे, जबकि इस लड़के ने पूरी की पूरी स्क्रॉल को सिर्फ एक ही बार पढ़ के पूरा का पूरा सीख लिया। और जो पास में मौजूद एक लड़की होती है वो असल में एक मार्शल आर्ट की एंशिएंट वॉरियर होती है। वो हमारे दियो से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे ये भी मालूम पड़ चुका होता है कि ये 20 ब्लड पीने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये मास्टर सोचने लगती है ये लड़का थोड़ा सा अजीब है, 20 ब्लड को पीने से किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, मगर शायद से ये पूरी दुनिया में एक ही अकेला होगा जो 20 ब्लड पीने से ताकत हासिल करता है। ये मास्टर रॉयल क्लैन से होती है और आम लोगों से तो ये बात तक नहीं करती होती है, लेकिन ये देख के वो दियो से इतना ज्यादा इम्प्रेस होती है कि वो दियो से पूछने लगती है कि तुम्हारा क्या नाम है। उसके नाम को जानने के बाद यहाँ तक ये मास्टर
मास्टर उसे एक और 20 ब्लड देते हुए कहती है, ये 20 ब्लड काफी ज्यादा महंगा है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पी लो। फिलहाल तो दियो इस 20 ब्लड को अपनी पॉकेट में रख लेता है। फिर मास्टर होली स्टोन को समन करके कहती है कि मैं तुम्हारी पावर को देखना चाहूंगी, फुल पावर में इससे पंच मारो। ये तुम्हारी पंच पावर को रीड करके तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाएगा, और जितनी क्राइटेरिया फोर्स से तुमने पंच मारोगा वो क्राइटेरिया अपने आप ही स्टोन पे लिखा हुआ आ जाएगा। इस स्टोन को देख के सोचने लगता है कि इस स्टोन को मुझे अपनी फुल पावर में पंच मारने की क्या ही जरूरत है। तो दियो अब अपनी कुछ ही पावर का इस्तेमाल करके इस स्टोन को पंच मारता है, तो वो स्टोन इसकी पंच का क्राइटेरिया 20,000 बताता है, और मास्टर उसकी ये पंच की पावर देख के अच्छी खासी इंप्रेस होती है। मास्टर दियो से बताती है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, इस टैलेंट को वेस्ट मत करना, काफी ज्यादा कल्टीवेट किया करो। वो उसकी पावर से इतना ज्यादा इंप्रेस होती है कि वो यहाँ तक उसे एक और 20 ब्लड देती है, और साथ ही साथ 10 सुपर नेचुरल यिंग यांग की स्क्रॉल भी देती है। इस स्क्रॉल को देख के बाबी की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ये स्क्रॉल इतनी ज्यादा महंगी होती है कि वो दुनिया के किसी भी खजाने से कम ना होगी। मास्टर उसे पहले ही समझा देती है कि अगर तुम इन पावर्स को सीखने में नाकाम रहे तो इस स्क्रॉल को वापस लौटा देना। वैसे तो दियो यहाँ पे सिर्फ एक स्टोन को ही बेचने आया होता है, लेकिन इस वजह से इसके यहाँ पे पूरे तरीके से फायदे ही फायदे हो रहे होते हैं। दियो के यहाँ से चले जाने के बाद वो बाबा उस मास्टर से पूछने लगता है कि मिस, आपने उसे इतनी महंगी स्क्रॉल क्यों दे दी। इसके रिप्लाई में वो मास्टर कहती है, क्या तुम उस स्क्रॉल को मास्टर कर सकते हो? नहीं तो एटलीस्ट उससे तो करने दो ना। अगर उसने इस स्क्रॉल को मास्टर कर दिया तो फिर वो यिंग यांग के पैटर्न को खोल पाएगा, जहाँ पे तुम उन लोगों को पाओगे जिन्होंने यिंग यांग की शुरुआत की होगी, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा तो तुम्हें यिंग यांग का अगला पोर्शन भी मिल जाएगा। हम देख पाते हैं दियो जब वापस घर लौट के जा रहा होता है कि बीच रास्ते में उसकी मुलाकात उसी रिसेप्शनिस्ट से होती है, जो कि वो अपने साथ काफी सारे बंदों को भी लाई होती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर दियो से बोलती है कि 20 ब्लड को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हम सारे लोग वैंग फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारी फैमिली फाइटिंग के लिए ही बनी है। ऊपर से हम तुमसे तादाद में भी काफी सारे हैं। दियो कहने लगता है, अगर तुमने वाकई में अपनी माँ का दूध पी रखा है तो आ जाओ और मुझसे लेके दिखाओ। ये बात सुन के एक अनजान शख्स कहने लगता है, तो अच्छा तुम बात 11 तक ले ही गए हो तो फिर मरने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये अनजान शख्स ये कहते हुए उसकी और अपना फायर एरो को शूट करता है। वो फायर एरो इससे पहले दियो को जा भी लगता, दियो अपने एक ही हाथ से उससे हवा में ही रोक डालता है, और देखते देखते उसकी दिशा को पलट के आसानी से अपने हाथों में दबोच लेता है। दियो उन्हें वार्न करते हुए कहता है कि तुम इतने बेकार सोर्सरर्स हो, और इतनी कम पावर के बावजूद भी तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम लोगों ने मुझ जैसे को चैलेंज किया। अब जिसने एरो को शूट किया होता है उसकी तो वहीं पे गीली हो गई होती है कि ये तो मेरा फायर एम्परर एरो था, और आखिर इसने ये इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। दियो अब उसके एरो को उसके ही जिस्म में दम देता है। ये देख के उस रिसेप्शनिस्ट के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसने हमारी आंखों के सामने उसकी जान ले ली। बाकी लोगों के भी पैर अब थर थर कांपने लगते हैं कि वो तो इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर था, उसे इतनी आसानी से उसने कैसे मार दिया। वो लोग अब दियो को एक मॉन्स्टर बल्कि एक डेविल पुकारने लगते हैं। उन लोगों को जैसे कि लगने लगता है कि वो लोग एक थंडर एम्परर से लड़ रहे हैं। अब एक एक करके दियो बाकी लोगों की भी बजाने लगता है। वो लोग दियो की मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें माफ कर दो। रिसेप्शनिस्ट तो यहाँ से भागना चाह रही होती है, लेकिन डर के मारे उसका जिस्म इतना ज्यादा कांप रहा होता है, उसका जिस्म यहाँ तक उसकी सुन रहा भी नहीं होता। उन्हीं में से एक बंदा अब थोड़ी हिम्मत करके दियो पे 20 वोल्ट से टूट पड़ता है। हालांकि दियो अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके अटैक को वहीं पे खत्म कर देता है। दियो इसके बाद अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके वहीं पे उसकी भी जान ले लेता है। रिसेप्शनिस्ट अपने घुटनों पे बैठ के हमारे मेन कैरेक्टर दियो के आगे मिन्नतें करने लगती है कि उसे जाने दो, मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि तुम यहाँ के थंडर एम्परर हो। उसे यूं अपने आप को पिटता हुआ देख के दियो उसकी जान को बख्श देता है कि इसकी तो जान लेना यहाँ तक अपने ही टाइम की बर्बादी है। घर लौट के दियो दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है, और उससे एक चीज तो मालूम पड़ती है कि चाहे जरूर मेरी सोर्सरर एनर्जी पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन मेरी फिजिकल पावर्स, मेरी फिजिकल बॉडी अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे जल्द से जल्द अपनी इस बॉडी को ट्रेन करना होगा ताकि मैं अपने डोले शोले को भी निकाल सकूं, ताकि मैं यिंग यांग की स्क्रॉल को भी मास्टर कर सकूं, जो कि मुझे उसी मास्टर
मास्टर ने दिया है, तुम्हारा वाकई में काफी ज्यादा शुक्रिया। मेरी सोर्सरर एनर्जी के साथ अगर मैंने अपनी फिजिकल बॉडी को भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बना लिया, दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो कि मेरे आगे कदम भी जमा पाएगा। दुनिया मुझे कचरा मानती है, मैं उन्हें बताता हूँ कि कचरे का मतलब क्या होता है। कहानी स्टार एकेडमी के एंट्री रजिस्ट्रेशन टेस्ट पे जाती है। उस टेस्ट को देने के लिए काफी बड़े बड़े क्लास के बच्चे भी यहाँ पे टेस्ट देने आए होते हैं। मगर जब दियो इस टेस्ट की वेटिंग एरिया में एंटर करता है तो सारे लोग दियो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो कौन आया, कचरा आया। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि आज तो जमादार को कोई बुला ही ले ताकि इस कचरे को तो साफ किया जाए। फिर टीचर हमारे मेन कैरेक्टर दियो को अप्रोच करते हुए कहती है, उम्मीद करती होंगे कि तुमने कल्टीवेट किया होगा और अपनी फिजिकल बॉडी पे भी ध्यान दिया होगा। जब टीचर उसकी बॉडी को टच ही करती है उसके वहीं पे रोंगटे उड़ जाते हैं क्योंकि वो दियो की बॉडी से एक लाइटनिंग थंडर की पावर को महसूस कर पाती है। टीचर उसकी पावर को महसूस करने के बाद उससे बताती है, दियो तुम तैयार हो, वक्त आ गया है कि तुम मैजिकल स्टोन को पंच मार के अपनी पावर का क्राइटेरिया को दिखाओ और फिर आगे बढ़ो। लेकिन ये बात मत भूलना, फर्स्ट स्टेप को क्लियर करने के बाद सेकंड स्टेप इससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है। फर्स्ट स्टेप के अब सबको रूल्स बताए जा रहे होते हैं कि तुम लोगों ने इस होली स्टोन पे अपनी फुल पावर में पंच को मारना है। जितने जोर से तुम पंच मारोगे ये मैजिकल स्टोन तुम्हारी पावर का क्राइटेरिया यहाँ पे सबके सामने लिख देगा। मगर याद रखो 10,000 का पावर क्राइटेरिया से नीचे जिसका भी होगा उसे फर्स्ट स्टेप में ही फेल कर दिया जाएगा। ये सुन के सारे लोग पैनिक करने लगते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेप इतना ज्यादा मुश्किल है तो सेकंड स्टेप तो इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। सारे लोग अपनी अपनी बारी को आजमाते हैं लेकिन किसी का भी 1000 से ऊपर भी क्राइटेरिया नहीं आ रहा होता, लगभग सबको फेल ही किया जा रहा होता है। तब बारी आती है ग्रे की जो कि सोचने लगता है कि आज तो मैं टीचर को इम्प्रेस करके ही रहूंगा। ये कहते हुए ग्रे चूचू मैजिकल स्टोन को पंच मारता है तो उसकी पावर का क्राइटेरिया 12,000 लिखा आता है और इसके चलते ही इसे फर्स्ट स्टेप में पास कर दिया जाता है। इसके ठीक बाद बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर दियो की। सब लोगों की नजरें अब दियो पे टिकी होती है और हर बारी की तरह वो लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं कि ये कचरा तो आज हमेशा के लिए साफ हो ही जाएगा। वो लोग दियो को वार्न करते हैं कि तुम जैसा कचरा अगर इससे पंच मारेगा तो तुम्हारे अपने हाथ के गोश वगैरह फट जाएंगे। हमने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन देके तुम पर एहसान किया है, अगर तुम सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो यहीं से क्विट करके चले जाओ मेरे भाई। ये सारी बातें दियो को अंदर से चुभने लगती है। दियो कहता है वैसे तो मैं 10,000 क्राइटेरिया लाने वाला था लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि कौन है यहाँ पे कचरा। ये कहते हुए दियो अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके मैजिकल स्टोन को जूजू पंच मारता ही है तो उसकी पावर से जो इतना बड़ा क्राइटेरिया निकलता है वो पूरे के पूरे स्कूल को हिला के रख डालता है जैसे कि पूरे के पूरे स्कूल में जलजला आया हो। और अब उसकी पावर का क्राइटेरिया लिखा आता है जो कि 30,000 होता है। अभी भी दियो कहने लगता है अपने मन में, अगर मैं चाहता तो मैं इस मैजिकल स्टोन को भी टुकड़ों में तोड़ देता, मगर आज तक इस मैजिकल स्टोन को किसी ने टूटता हुआ देखा नहीं है तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसकी ये पावर देके, उसकी ये खूबसूरती देके, उसका ये अंदाज देके ग्रे से ये हरगिज बर्दाश्त ना होता। ग्रे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इसने चीटिंग की होगी क्योंकि यहाँ तक तो ये पावर का क्राइटेरिया अच्छे से अच्छे वॉरियर्स भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ग्रे इतना ज्यादा जल्ला होता है दियो से कि वो इस कड़वी सच्चाई को यहाँ तक गले लगाने के लिए तैयार ही नहीं होता। ग्रे को यूं जोर जोर से चिल्लाता देख के पूरी क्लास भी उससे जलने लगती है कि हाँ यार ये कचरा कब से तब ज्यादा पावरफुल बन गया, जरूर इसने किसी किस्म की चीटिंग की होगी। हम ये तैयार ही नहीं है ये मानने के लिए कि ये कचरा हमसे ज्यादा बेहतर कर सकता है। पूरी की पूरी क्लास दियो के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगती है कि दियो को एग्जाम में फेल कर दो, इसने चीटिंग की है। दियो अपने मन में कहने लगता है तेरी भी जली ना, तेरी भी जली ना। जरा इन बेचारों को स्ट्रगल करते हुए देखो तो सही, मुझे कचरा बोलते थे अब खुद ही कचरे की तरह आग में जैसे कि जल ले हो। ये प्रोटेस्ट कुछ 10 मिनट के लिए चलता जाता है। लोग यही कह रहे होते हैं कि इस साले को फेल कर दो। हम एग्जामिनर्स को देखते हैं जो कि वो भी यहाँ तक दियो की पावर को देख के काफी ज्यादा सहन सा जाते हैं। वो सोचने लगता है कि इस शख्स ने डार्क थंडर मैजिक का इस्तेमाल करके इस स्टोन पे काफी बड़े क्राइटेरिया का मार्क छोड़ा है। अब तक ये क्राइटेरिया सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं इसके लिए जीनियस का शब्द भी इस्तेमाल करो तो ये भी इसके लिए काफी ज्यादा छोटा होगा। और जहां तक बाकी स्टूडेंट्स की बात है उनकी तो सब जल लिया, मगर
पूरी क्लास इसे शुरू से कचरा बोलती आई है। क्या इसने आज तक अपने इन पावर्स को छुपा के रखा हुआ था? खैर जो भी, कहना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा खास हो, पर इसे पास करने वाला मैं नहीं बल्कि हेड टीचर है। चलो देखते हैं वो क्या सोचती है। मुझे पूरा यकीन है ये मिस भी उसे जरूर पास करेगी और इसके होते हुए हमारी छोटी सी सिटी का नाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। दियो, कहना ही पड़ेगा कि तुम जैसे कि खुदा की तरफ से तोहफा हो हमारे लिए और इस सिटी के लिए। तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उम्मीद तो रखता हूँ कि तुम यहाँ तक सेकंड स्टेप को भी पास कर दोगे। टीचर दियो के बारे में फैसला सुनाने ही लगती है कि इससे पहले पहले ग्रे उनके फैसले को रोकते हुए कहने लगता है कि टीचर्स, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के फैसले को बीच में ही टोका, मगर मैं दियो के खिलाफ लड़के ये सबके सामने सबूत रखना चाहूंगा कि दियो ने यहाँ पे सिर्फ चीटिंग की है, क्योंकि ये बात सब मैं नहीं बल्कि पूरी क्लास कह रही है। और अगर दियो ने मुझे हरा दिया तो फिर तो पूरी क्लास वैसे भी इससे मान ही जाएगी और आप लोग भी इससे पास कर देना। मैं ग्रे एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं है कि ये मामूली कचरा चीटिंग करके अपना नाम बनाए और हमारी फैमिली का नाम इससे नीचे आए। क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैली होती है तो टीचर इजाजत देती है ग्रे को कि तुम इसके खिलाफ लड़ सकते हो। तो हाँ यार, इनके बैटल को शुरू किया जाता है लीगल तरीके से। ग्रे चिल्लाते हुए दियो पे ट्वीट पड़ता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने इन होली एग्जाम्स वगैरह में चीटिंग करने की कोशिश भी की। ग्रे अपनी सोर्सरर एनर्जी का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जुजू वार करने की कोशिश करता ही है। दियो आसानी से अपने एक ही हाथ से उसके पावरफुल अटैक को वहीं पे रोक लेता है, क्योंकि दियो ने काफी मजबूती से उसके हाथ को दबोच रखा होता है। ग्रे काफी लाख कोशिश करता है कि अपने हाथ को उससे छुड़वा पाए, हालांकि अपने हाथ को तो छुड़वाना दूर की बात, पहले वो साला खुद तो हिल नहीं पा रहा होता तो अपने हाथ को क्या छुड़वाएगा। दियो अब उसे सवाल पूछता है, एक बात तो बताओ, अब हमारे बीच में कचरा कौन है? ग्रे को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त न होती और वो अपने दूसरे हाथ को भी ओरा से ढक के जूजू हमला करने की कोशिश करता ही है, लेकिन इस बार भी उसका अंजाम पहले की तरह ही होता है। दियो आसानी से उसके दूसरे हाथ को भी जा पकड़ता है। दियो उसका ही डायलॉग अब उसके ही मुंह पे मारते हुए कहता है, क्या हुआ, आज लगता है जमादार नहीं आए कचरा को साफ करने के लिए। दियो अब उसे हवा में गोल घुमा के आसानी से जमीन के बल दे मारता है। दियो दोबारा से उससे कहता है, वैसे कचरा लोगों के पैरों के नीचे ही आते हैं, जैसे कि तुम अब मेरे पैर के नीचे पड़े हुए हो। जो देख के बाकी स्टूडेंट्स की भी तो वहीं पे गीली हो जाती है कि ग्रे तो एक नोबल क्लैन से बिलोंग करता है, पर इसके बावजूद भी दियो उस पे कितनी आसानी से बाड़ी पड़ गया। नजर चपकते ही सारे लोग जो एक वक्त में चिल्ला चिल्ला के प्रोटेस्ट कर रहे थे अब जैसे कि इनके गले ही बैठ गए हो। अब यहाँ पे फाइट को खत्म करने का ऐलान किया जाता है और कहा जाता है कि दियो पूरे तरीके से जीत चुका है। क्योंकि दियो जीत चुका होता है तो वो भी अब उसकी तरफ पीट करके जाने लगता है, लेकिन अचानक से पीछे से ग्रे दोबारा से उठता है। ग्रे अपने पावर अटैक को जूजू चार्ज कर रहा होता है। वो दियो से कहता भी है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मुझे कचरा कहा। मुझे कचरा कहना ऐसे ही है कि जैसे कि पूरे के पूरे नोबल क्लैन पे तुमने थूक दिया हो। ये तुम्हारे अल्फाज अब तुम्हें काफी भारी पड़ेंगे, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देता हूँ। ये कहते हुए वो दियो के खिलाफ अपना क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक करता है। उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से इतनी ज्यादा डस्ट फैल गई होती है कि यहाँ तक दिख रहा भी नहीं होता कि क्या हुआ, मगर जूजू डस्ट क्लियर होती है। लोग देखते हैं कि दियो अभी भी अपने पैरों पे खड़ा होता है, जबकि ग्रे जमीन के बल गिरा पड़ा होता है। ये देख के लोगों को अपनी आंखों कानों पे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसने इतनी आसानी से, उसने आखिर कैसे नोबल क्लैन के ट्रम्प कार्ड को इतनी आसानी से रोक लिया। ये सब देख के ट्विटर कहने लगता है, चूंकि मैं ऊपर से देख रहा था तो मुझे दिख गया कि आखिर दियो ने उसका सामना कैसे किया। जूजू ग्रे अपना सबसे खतरनाक किस्म के ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करके दियो के खिलाफ वार करने को ही जा रहा था, मगर उसके ओरा से भरे हुए हाथ को भी दियो ने आसानी से जा पकड़ा। वैसे तो ट्रम्प कार्ड वाले हमले के यूजर के हाथ को पकड़ो तो तुम्हारा अपना हाथ ही जल के राख हो जाता है, लेकिन दियो को कुछ नहीं हुआ। और तभी दियो ने उसके पूरे के पूरे मैजिकल अटैक की पावर को उस मैजिकल स्टोन के अंदर दे मारा, और ऐसा करके बिना मेहनत के दियो ने उसके इतने पावरफुल वार को वहीं पे रोक लिया। मगर ये कहानी यहाँ पे भी आके खत्म नहीं होती। इसके बाद दियो ने उसके सर को पकड़ के उसके हाथ को डिसलोकेट कर दिया और एक लात मार के उसे जमीन पे गिरा फेंक दिया। कहानी प्रेजेंट पे आती है और ट्विटर कहने लगता है, वाकई में दियो की जो
पावर है वो शायद से इस दुनिया में किसी दूसरे के पास ऐसा टैलेंट भी ना हो। दियो इसी दौरान अपने मन में कहने लगता है, मैंने जानबूझ के उसे जिंदा छोड़ दिया, अगर मैं चाहता तो उसकी जान को यहीं पे नोच लेता। ग्रे बहुत बुरे तरीके से घायल होने के बावजूद भी अपनी बची कुची स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मैजिकल पोशन को पी लेता है। इसके चलते ही उसके जिस्म का एक एक इज़ा एक एक टुकड़े में 100 गुना ज्यादा ताकत बढ़ जाती है मेरे भाई लोगों। ग्रे उससे कहने लगता है, बदकिस्मती से तुम्हें मेरी जान लेने का मौका मिला भी था मगर तुमने ऐसा नहीं किया और अब तुम्हारी यही गलती तुम्हारी जान ले बैठेगी। ग्रे अपनी गजब किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके नजर चपकते ही दियो के पास जा पहुंचता है, मगर जूजू वो अपने हाथों की हथेली से उस पे दोबारा से हमला करता ही है। दियो उससे नीचे होकर डॉज कर लेता है। इसके बाद दियो से बोलता है, तुमने जो कर दिया वो कर दिया, अब मेरी बारी। ये कहते हुए वो घूम के उससे लात मारता है। उस लात की वजह से ग्रे जूजू उछल के हवा में जाता ही है। तो उसी लम्हे में दियो भी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके आसमान की ऊंचाइयों तक जा पहुंचता है और एक गजब किस्म के वार से आसमान की ऊंचाइयों से उसे जमीन की गहराइयों में धंसा देता है मेरे भाई लोगों। उसकी एक खतरनाक सी पावर देख के, उसकी एक गजब सी पावर देख के, उसकी एक जानलेवा सी पावर देख के उनकी मास्टर ये कहने लगती है, बस थोड़ा टाइम सब्र करो, मैं जब दियो को अपने हाथों से ट्रेन करूंगी तो वो एक खतरनाक किस्म का वॉरियर खिलाएगा। अब हम देख पाते हैं दियो उससे फिनिश करने को ही जा रहा होता है। दियो उसे बताता भी है कि अगर तुमने ये पोर्शन ना पिया होता तो अब तक तो तुम मर भी चुके होते, और अगर तुम्हें एक और कड़वा सच बताऊं तो मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाह रहा क्योंकि ये लीगल ग्राउंड है। अगर मैंने तुम जैसे कचरा को जलाने का सोच लिया होता तो दुनिया का कोई पोर्शन और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा पाती। करे काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। वो हिचकिचाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो दियो, मैं अब तुम्हारे खिलाफ जाने की दोबारा कोशिश नहीं करूंगा। दियो कहने भी लगता है, उल्लू के फट्टे, अगर तू पहले औकात पे आ गया होता तो तू इतनी मार भी ना खाता। अब हम उसी टीचर को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस जाबाशीरा। मिस जाबाशीरा काफी ज्यादा खुशी से कहने लगती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे दियो जैसा टैलेंटेड पर्सन मिला। अब मैं उसके टैलेंट को एक स्किल में बदल डालूंगी और फिर हमारी सिटी का भी सॉर्सरर बड़ी बड़ी सिटी के सॉर्सरर्स के खिलाफ लड़ पाएगा। जाबाशीरा का साथ वाला ट्यूटर कहने लगता है, वो तो मैं समझ गया हूँ, मगर मिस जाबाशीरा चाहे जरूर ये लड़का स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़े बड़े विजिट्स और सॉर्सरर्स के भी खिलाफ लड़ पाएगा। हमारी इस छोटी सी सिटी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विजिट भी है वो भी अभी तक टॉप रैंकिंग में नंबर 100 पे भी नहीं आता। मैं जानता हूँ मिस जाबाशीरा, जब आप एक वक्त में लड़ने वाली सॉर्सरर होती थी तब आपने भी काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाया, मगर आगे चल के आपने अपने फैसले को बदल दिया था और फिर आपने अकेडमी को ज्वाइन किया बच्चों को सिखाने के लिए। जाबाशीरा आप अभी भी जवान है, इन सब चीजों को छोड़ दे, इन सब चीजों पे अपनी पीठ करके आप शादी क्यों नहीं कर लेती। मिस जाबाशीरा इसका कोई जवाब तक ना देती, बस वो अपनी प्यारी प्यारी निगाहों से दियो को घूरती रहती है। कुछ देर घूरने के बाद यहाँ तक जाबाशीरा खुद पर्सनली जाके दियो को कांग्रेचुलेट करती है कि तुमने फर्स्ट स्टेप को पास कर दिया। आज के बाद से और आज के दम से मैं तुम्हारी पर्सनल ट्रेनर खिलाऊंगी, मगर इससे पहले रात को तुम्हें मेरे रूम में आना होगा। मेक श्योर कि तुम्हें कोई देखे नहीं। दियो हैरानगी और शर्माते हुए कहने लगता है, रात को, वो भी 12 बजे। आपका तेल लगेगा या फिर मेरा तेल। अब कहानी रात के सीन पे जाती है जहाँ पे दियो और मिस जाबाशीरा अब एक साथ घर जा रहे होते हैं। जाबाशीरा दियो से सवाल पूछती है, आखिर तुम स्टार एकेडमी को इतनी बेदर्दी से क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। दियो रिप्लाई में कहता है कि अगर उस एकेडमी में तुम अपना नाम बना लो तो तुम्हें तुरंत से सॉर्सरर का लाइसेंस मिल जाता है। उस एकेडमी में काफी गजब किस्म की तालीम दी जाती है, तुम्हें हर तरीके के मार्शल आर्ट वगैरह भी सिखाए जाते हैं। तो जाबाशीरा उसे कहने लगती है, चाहे जरूर तुम स्ट्रॉन्ग तो, लेकिन ये बात भी मत भूलो कि स्टार एकेडमी के एंट्री टेस्ट में सब कुछ ही दिन बाकी है। वहां पे तुम्हारी तरह के काफी सारे लोग स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही, लेकिन इससे बढ़ के भी काफी और लोगों को भी तुम पाओगे जो कि शायद से तुमसे कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। दियो सोचने लगता है, वैसे शायद से ये बात सच भी हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सॉर्सरर की एनर्जी काफी लोगों से ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो मेरे जिस्म के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं दे रही। मेरे जिस्म के साथ कंपैटिबिलिटी देने के लिए मुझे काफी ज्यादा 20 ब्लड को पीना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करना होगा। तभी दियो अपनी टीचर जाबाशीरा के बारे में सोचने लगता है। मेरी टीचर को समझना काफी ज्यादा मुश्किल है,
ये काफी ज्यादा समझदार होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। एक वक्त में ये भी सॉर्सरर होती थी और इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हुए हैं। मिस जाबेशिरा के बारे में काफी सारे अफवाहें ये भी कहती है कि मिस जाबेशिरा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। अगर ये वाकई में सच है तो इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी ये आखिर इस छोटे से टाउन में सिखाने ही क्यों आई है। और जो सबसे खास है कि हमारी मैम काफी ज्यादा खूबसूरत है, जैसे कि एक चमकता हुआ सितारा, नहीं एक चमकता हुआ चांद। हे बॉय, दियो उसे सवाल पूछते हुए कहने लगता है, वैसे मिस जाबेशिरा आपने मुझे इतनी रात में अपने घर आने के लिए किस लिए कहा। मिस जाबेशिरा उसे कहने लगती है, खैर लड़के तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं है कि जिस काम के लिए तुम सोच रहे हो उसी काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया, मगर जब तुम ग्रे के खिलाफ लड़ रहे थे तो मुझे एक छोटी सी चीज नोटिस की थी कि तुम्हारी अपनी सॉर्सरर एनर्जी तुम्हारे जिस्म के साथ कंपैटिबल नहीं है। ये सुन के दियो हिरांगी से कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था ये लड़की काफी ज्यादा समझदार है। जाबेशिरा उसे अपनी सच्चाई बताते हुए कहने लगती है कि असल में मैं स्टार एकेडमी से बिलोंग करती हूँ और साथ ही साथ मैं खुद भी एक एल्केमिस्ट हूँ। जो सुन के दियो यहाँ तक और भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि सॉर्सरर एल्केमिस्ट बनना यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल होता है। एल्केमिस्ट इतने ज्यादा कम पा जाते हैं कि 10 लाख लोगों में सिर्फ 1-2% ही एल्केमिस्ट निकलते हैं। दूसरे सी में हम दियो को मिस जाबेशिरा के घर में देखते हैं, जहाँ पे मिस जाबेशिरा दियो के जिस्म पे लगाई गई कई सारी सील्स वगैरह को तोड़ रही होती है। इसी बीच में एक बड़ी सी सील टूटने की वजह से दियो के जिस्म में छुपी हुई और पावर भी उसके जिस्म में से बाहर निकलने लगती है। फिर कहीं जाके दियो को एहसास होता है कि उसके जिस्म में शायद से और सील्स वगैरह भी हो सकती है जो कि उसकी पावर को रोक के रख रही है। खैर यार, इस वक्त दियो काफी ज्यादा तकलीफ में खुद को पाता है। दियो को दोबारा से लगने लगता है कि जैसे कि काफी सारी छुड़ियां को इसके जिस्म में बार बार घोंपी जा रहा है कि आखिरकार वो जाबेशिरा की बाहों में ही बेहोश हो जाता है। अब हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जहाँ पे दियो को जो होश आती है वो अभी भी अपने आप को मिस जाबेशिरा के बेडरूम में पाता है। दियो उठने के बाद कहने लगता है, अरे वाह, मेरा जिस्म तो वाकई में काफी ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है। मिस जाबेशिरा अब उसे समझाने लगती है, तुम पूरे तरीके से अब वैसे तो तैयार हो, बस तुम्हारे जिस्म को ही कल्टीवेशन की जरूरत है। जाबेशिरा यहाँ पे दियो से ये भी पूछती है, वैसे एक बात तो बताओ, क्या तुम भी टॉप 3 पावर लेवल्स को अचीव करना चाहते हो। इस पर दियो काफी खुशी से कहता है कि हाँ, मैं वाकई में इन पावर्स लेवल्स को अचीव करना चाहता हूँ। तो जाबेशिरा कहती है, जितने तुम स्ट्रॉन्ग हो तुम ये कर सकते हो। स्टार एकेडमी में एक बार घुस जाने के बाद अपने आप को टॉप 10 रैंकिंग में लाओ और बस कैसे ना कैसे करके टॉप रैंकिंग में भी डोमिनेट कर लो तो तुम इन पावर लेवल्स को अचीव कर ही लोगे। अगर तुम ये करने में कामयाब रहे तो तुम्हारा नाम भी एम्परर्स में आने लगेगा और तुम भी इस दुनिया की एम्परर खिलाओगे। दियो जब अपने घर लौट के जाने लगता है, पीछे से उसकी टीचर उससे कहती है कि दिल लगा के कल्टीवेशन करो। तो दियो काफी कूल तरीके से पीछे मुड़ के पहले तो उसकी आंखों में देखता है और एक मुस्कुराहट के साथ दोबारा से आगे बढ़ते दौरान कहता है कि जरूर। उसका यह अंदाज देख के मिस जाबेशिरा की दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है और वो दिल ही दिल में कहने लगती है, मेरा तो एकदम से दुख सा हो रहा था। मिस जाबेशिरा अपने दिल में बसी हुई फीलिंग्स को काफी ज्यादा अजीब पाती है कि जैसे कि वो उसे पसंद करने लगी हो। इन सब के बाद कहानी दियो की एक्स गर्लफ्रेंड पे जाती है, क्योंकि दियो के बारे में काफी सारी अफवाहें फैल चुकी होती है कि वह कचरा एकदम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यही बात दियो की गर्लफ्रेंड आन्या को भी पता चल चुकी होती है। वो काफी ज्यादा टेंशन में होती है कि दियो आखिर कैसे जिंदा है। यही बात वो जाके अपने बॉयफ्रेंड जफ्फार को भी बताती है कि दियो अभी भी जिंदा है। उन दोनों को काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। फिक्र से उनके सर शदीद दर्द से फटने को लगता है, लेकिन जफ्फार के दिमाग में एक आइडिया आता है कि दियो जरूर स्टार एकेडमी के एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि वो उसका ड्रीम है। तो हम भी उसी स्टार एकेडमी के एग्जाम में जाएंगे और उसकी वहीं पे जान ले लेंगे। कहानी एक बार फिर से हमारे मेन कैरेक्टर दियो पे आती है, जहाँ पे वो जूजू बीस ब्लड को पीता है तो दोबारा से उसके जिस्म में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। इतनी ज्यादा पावर को महसूस करके यहाँ तक उसका फादर भी उसके रूम में एंटर करता है, ये देखने के लिए कि चल क्या रहा है। जब उसके फादर की नजर अपने बेटे की डिवाइन एनर्जी पे पड़ती है, उसे यह देख के अपने कानों और आंखों पे यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके ओरा से गॉड ऑफ वॉर की शक्ल बन रही होती है जो कि काफी ज्यादा रेयर पावर है। उसका फादर
मगर ये देख के कहने लगता है अगर तुम्हारी मरहूम माँ भी यहाँ पे जिंदा होती तो उससे भी काफी ज्यादा खुशी होती कि हमारे बेटे ने उन खोई हुई पावर्स को पा लिया। इसके बाद ये दोनों बाप बेटे बैठ के काफी देर तक बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे थियो अपने फादर से कहता है कि एक बार मैं सॉर्सर बन गया तो मैं काफी सारे पैसे कमाऊंगा और फिर आपको भी माइनिंग का धंधे को करने की कोई जरूरत नहीं है। सीन शिफ्ट होके अगले दिन पे जाता है जहाँ पे थियो वैसे ही आसपास मंडला रहा होता है कि थोड़ी देर में वहाँ पे उससे लड़ने के लिए ग्रे अपने काफी सारे भाइयों के साथ यहाँ पे जा पहुंचता है। थियो अपने सारे कजन्स और भाइयों में से कहने लगता है ये जो दो मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है ये दोनों के दोनों असली सॉर्सरर का रैंक होल्ड करता है। यहीं पे थियो का मुकाबला सबसे पहले उसके दो कजनों से होता है, जहाँ पे थियो अपनी गजब किस्म की पावर का इस्तेमाल करके उन्हें तो सब छुए बगैर ही हरा देता है। और अब बारी आती है उसके भाई की जो कि असली सॉर्सरर का रैंक होल्ड करता होता है। थियो ये देख के कहने लगता है वैसे सुनने में आया जो भी सॉर्सरर्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो चलो देख ही लेते हैं, आजमा ही लेते हैं आज कि आखिर मेरे खिलाफ सॉर्सरर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। अब हम देख पाते हैं वो सॉर्सरर अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करके उस पे जगह जगह से वार करने की कोशिश करता है, मगर दियो उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर होता है और ब्लॉक कर रहा होता है। दियो इस पर कहने भी लगता है ये तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी पावर आम लोगों से काफी ज्यादा है, मगर फिर भी सॉर्सरर होने के नाते तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। ये सुनने के बाद भी वो सॉर्सरर तरह तरह के हमले उसके खिलाफ बरसाता रहता है, जो कि दियो उसके सारे के सारे हमलों को आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। इसके बाद दियो अपना एक हाथ जू ही ले रहता है, हम देख पाते हैं वो सॉर्सरर फौरन से उड़ के पीछे हटता है। तभी वो सॉर्सरर अब जब दियो के ऊपर से हमला करने की कोशिश करता भी है, लेकिन दियो की आंखें उसके ऊपर लॉक ऑन हुई होती है, जो देख के उस सॉर्सरर की फट के चार हो जाती है कि मैंने इतनी गजब किस्म की स्पीड का इस्तेमाल करके इसके पीछे आया और यहाँ तक ऊपर से हमला करने की कोशिश किया, मगर इसके बावजूद भी उसकी आंखें मुझे कैसे देख पा रही है। इस बार तो मेरे नादान भाई ने हद पार कर दिया, मुझे मेरी मौत तक ले आया। वो सॉर्सरर उस पे हमला करने के बजाय फौरन से पीछे हटता है, क्योंकि उससे मालूम होता है अगर उसने इस दिशा से हमला किया तो वो यहीं पे मारा जाएगा। इन सब के बाद दियो कहता है कि चलो इस लड़ाई को यहाँ पे खत्म करते हैं अपने फाइनल अटैक के कारण। अब जूजू दोनों के दोनों अपने पावरफुल अटैक को एक दूसरे के खिलाफ क्लैश करने को ही जा रहे होते हैं। क्लैश होते दियो का ओरा उसके ओरे को जज़ब कर लेता है और यहीं पे दियो उसके हाथ को डिसलोकेट कर लेता है। वो सॉर्सरर दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। ग्रे अब अपने बड़े भाई को यूं पिटता हुआ देख ना पा रहा होता, वो अपने भाई की चीखों को सुन के अपने कानों पे हाथ रख लेता है। सॉर्सरर अब दर्द को सहते हुए अपने हाथ को घुमा के उससे वापस लोकेट करता है और फिर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक शॉट को क्रिएट करके उस पे दोबारा से हमला करता है, मगर दियो आसानी से उसके एक एक हमले को ऐसे ही डॉज कर रहा होता है कि जैसे कि वो उसके साथ खेल रहा हो। इसके बाद दियो उसके हाथों को दबोचते हुए उसके खिलाफ बेडलॉक मार के उसे अपनी पकड़ से झंझोड़ के रख डालता है। दियो ग्रे से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे एक भाई पे तो आसानी से बाड़ी पड़ गया जो कि सॉर्सरर भी है, अब बाड़ी है तुम्हारे दूसरे भाई की। तो उसका दूसरा भाई कहने लगता है ओए पागल अपनी औकात में रह, मैं कोई मामूली सॉर्सरर नहीं हूँ बल्कि एक हाई लेवल का सॉर्सरर हूँ। दियो को उसकी बातें काफी ज्यादा मजाक लग रही होती है, लेकिन जब वो जूजू अपना ओरा निकालता है यहाँ तक दियो को भी खड़े होने में दुश्वारी होने लगती है। दियो के पैर अब जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और आज पहली बार पावर को मिलने के बाद दियो थोड़ी बहुत परेशानी को महसूस कर पाता है। दियो को भी एहसास होता है कि हाँ यार ये तो वाकई में एक हाई लेवल का सॉर्सरर निकला, मुझे कहना पड़ेगा तू वाकई में सॉर्सरर खिलाने के लायक भी है। अब चूंकि तूने मुझे अपनी ताकत दिखा दिया अब मेरा भी फर्ज बनता है कि बदले में मैं भी अपनी फुल पावर में जाऊं। ये कहते हुए दियो अपनी फुल पावर में जाने ही लगता है कि अचानक से यहाँ पे मिस जाबशीरा आ जाती है और वो ये कहती है कि दोनों की दोनों वहीं पे रुक जाओ, और वो उस हाई लेवल सॉर्सरर से कहती है कि अपनी पावर को दियो के खिलाफ आजमाना बंद करो, वो मेरा डिसाइपल है, मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अगर तुमने अपनी पावर को डिसेबल ना किया तो इसका मतलब है कि तुम मेरे खिलाफ भी लड़ाई मोड़ ले रहे हो। वो सॉर्सरर काफी हम्बल तरीके से अपनी पावर को बंद करके कहने लगता है मिस जाबशीरा मुझे मालूम नहीं था कि ये आपका स्टूडेंट है, मैं तो कभी सपनों में भी आपके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर सकता। जाबशीरा यहाँ से जाने लगती है और साथ में वो दियो को भी अपने साथ ले जाने लगती है। पीछे से वो हाई सॉर्सरर अपने मन में कहने लगता है जाबशीरा इस दियो नाम के शख्स के साथ इतना ज्यादा अटैच कैसे है, मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था कि जाबशीरा जैसी मास्टर भी
कोई अपना पर्सनल डिसाइपल रखेगी। क्या दियो तुम वाकई में इतने ज्यादा खास हो? क्या तुम लड़ते दौरान अपनी कम पावर का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे खिलाफ? वो दियो को अब स्टार एकेडमी की एंट्री टेस्ट एग्जाम के लिए ले जाने लगती है, जहाँ पे वो दियो को बताती है कि जिस मेंशन के अंदर तुम्हारा एग्जाम होगा उसके अंदर 10 फ्लोर है और हर एक फ्लोर में पहले से ज्यादा हेवनली एनर्जी पाई जाती है और जो सबसे ज्यादा मुश्किल फ्लोर है वो 10th लेवल का फ्लोर है। मगर ये बात याद रखो, स्टार एकेडमी ही सब कुछ नहीं है। स्टार एकेडमी के बाद जब तुम उससे क्लियर कर लोगे तो तुम इससे भी बड़े लेवल पे लड़ोगे। खैर फिलहाल आज का जो तुम्हारा काम है स्टार एकेडमी के एंट्री टेस्ट को पास करना है। अब यहाँ पे जाबेशिरा उसे फौरन से ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आती है, जहाँ पे काफी सारे लोग स्टार एकेडमी के एग्जाम के लिए आए होते हैं। उन्हीं सब में दियो की एक्स गर्लफ्रेंड आनिया भी मौजूद होती है। वो उसको देख के काफी ज्यादा चौंक जाती है कि दियो तो वाकई में जिंदा है। कि देखते ही देखते सारे स्टूडेंट में से अब एक ऐसा स्टूडेंट एंटर करता है जिसके जिस्म से बढ़ बढ़ के ओरा निकल आता है। वो जिस स्टूडेंट के पास से गुजरने लगता है वो स्टूडेंट वहीं पे बेहोश होके नीचे गिर रहे होता है। अचानक से एक लड़की जो ही बेहोश होने ही लगती है वो फौरन से हमारे मेन कैरेक्टर दियो की बाहों में गिर जाती है। इस लड़की का अभी भी सर चकरा रहा होता है, लेकिन उसकी नजर दियो पे पड़ती है। दियो को तो जैसे कि इस औरत से जरा भी फर्क तक ना पड़ता। वो लड़की उससे बताती है, खैर मेरा नाम है जैस्मिन। खैर यार अभी भी हम उसी दूसरे स्टूडेंट को भी देखते हैं जिसके जिस्म से भी सेम अमाउंट ऑफ डेडली ओरा निकल रहा होता है। अब यही दो खतरनाक सॉर्सरर एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। ये दोनों के दोनों काफी बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते होते हैं और अब दोनों ही इस कोशिश में होते हैं कि वो एक दूसरे को अपने अपने ओरा के कारण नीचा दिखा पाए। खैर यार थोड़ी देर में यहाँ पे उड़ता उड़ता फोना से 20 कैरेज लैंड करता है और उसमें से एक प्रिंसेस निकलती है और वो भी स्टार एकेडमी के एंट्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी। ये प्रिंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि इस एग्जाम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ तक प्रिंसेस से भी ज्यादा बड़ी ताकत रखते हैं। यूं ही मिस जाबेशिरा दियो को एक पत्थर के पास ले जाती है जिसके ऊपर दुनिया के टॉप 100 स्ट्रॉन्ग लोगों का नाम लिखा होता है और सिर्फ उन नाम पे नजरें ठहराने से दियो उनकी पावर और उनके प्रेशर को महसूस कर पा रहा होता है। वो ताकत दियो को उसके घुटने पे झुकाने पे मजबूर करी होती है। मिस जाबेशिरा दियो को एक्सप्लेन करते हुए कहती है, ये दुनिया के वार लॉर्ड्स हैं या फिर तुम इन्हें एम्परर्स भी कह सकते हो। इनके अपने नाम यहाँ तक इनकी की एनर्जी से लिखे गया, तो जब तुम इनकी एनर्जी और इनके नाम की तरफ देखते हो तो तुम्हें उनकी पावर का अंदाजा होने लगता है। तुम्हारा जिस्म ही तुम्हें बता देता है कि तुम उनके आगे कितने काबिल हो। जाबेशिरा दियो की दाद देते हुए कहती है, जबकि इन पावर्स ने काफी कोशिश की तुम्हें अपने घुटनों पे झुकाने की, लेकिन तुम अभी भी अपने पैरों पे खड़े हुए हो। दियो जैस्मिन को इन नामों की तरफ देखने से मना कर देता है। थोड़ी देर में दियो की टावर में एंट्री करने की बारी आ जाती है। मिस जाबेशिरा दियो को समझाती है, जैसे इस टावर में तुम अंदर कदम रखोगे तो तुम्हारा एंट्री टेस्ट की शुरुआत हो जाएगी। तुम जितना इन फ्लोर्स के ऊपर जाओगे उतना फ्लोर दूसरे से ज्यादा प्रेशराइज होगा। यहाँ तक तुम्हें खड़े होने में भी काफी ज्यादा दुश्वारी होगी। तुमने फ्लोर्स पे चढ़ चढ़ के कल्टीवेट करना है और साथ में दुश्मनों का भी ख्याल रखना है। दियो अब पहले फ्लोर में एंटर करता है और यहाँ तक पहले फ्लोर में भी दियो काफी ज्यादा प्रेशर पाता है। यही वजह से दियो के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे इतना ज्यादा है तो 5वें फ्लोर पे तो इससे 5 गुना ज्यादा होगा। ये सोच के दियो फौरन से 5th फ्लोर पे एंट्री लेता है। 5वें फ्लोर पे उतरने के बाद यहाँ तक दियो भी काफी ज्यादा प्रेशर को महसूस कर पाता है, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने लाइटनिंग ओरा का इस्तेमाल करके इस प्रेशर को डिफ्लेक्ट करने लगता है। इसके बाद मन ही मन में दियो कहता है, वैसे ये जगह तो कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। कि थोड़ी देर में दियो अपने पीछे एक काफी बड़े कद वाला शख्स पाता है। वो दियो से कहता है कि मेरे यंग मास्टर के रास्ते से हट जाओ। दियो उसकी एटीट्यूड को देख के ही समझ जाता है कि ये बंदा किसी से फड्डे करने के मूड में है। अब ये बहाने कर रहा है। दियो भी न डर होके उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, क्योंकि रास्ते तो यहाँ पे काफी सारे खा लिया। अगर तेरा मूड है लड़ने का तो तुझे इसके लिए बहाने करने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लड़ने ही आए हैं। ये सुन के वो बड़े कद वाला अनजान शख्स फोन से दियो पे हमला करता है। इसी बीच में हम दियो और इस अनजान शख्स के बीच में फिस्ट क्लैश को देखते हैं। पर दियो के खिलाफ वो जूजू अपने पंच को लड़वा रहा होता है। हम देख पाते हैं उसके हाथ की हड्डी अंदर से ही क्रैक हो जाती है।
है और फिर दियो अपनी कातराना स्पीड से काम लेते हुए उस पे कई सारे हमले करता है। अपने चमचे को यूं मार खाता देख के यहाँ तक यंग मास्टर भी दियो के खिलाफ लड़ने की कोशिश करता है, मगर दियो आसानी से उसके हमले को भी रोक लेता है। तभी दियो उस यंग मास्टर से कहने लगता है, ओए बिगड़े हुए बच्चे, ये मुकाबला तुम जैसे बच्चों के लिए नहीं है, तुम घर जाके फीडर पियो। ये सुन के उस बच्चे को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त न होती है। वो अपने ओरा में बैठते हुए दियो पे एक बार फिर से ट्वीट पड़ता है। तो यार अब यही से शुरुआत होती है दोनों के बीच में एक गजब किस्म के बैटल की। लेकिन हम देख पाते हैं दियो अपनी स्पीड से काम लेते हुए उसके पीछे आके उसे जमीन में गोम डालता है। अब इसी बीच में यहाँ तक उस बच्चे की जेब से एक ट्रेजर गिर जाता है। दियो को ये देख के थोड़ी खुशी होती है कि हाँ यार ये तो रेयर ट्रेजर है। दियो इस ट्रेजर पे कब्जा करते हुए कहने लगता है, माफ करना बच्चे, लेकिन तुमने ही मुझसे पंगा लिया है और यही है तुम्हारी सजा। वक्त आ गया है कि मैं तुम दोनों को इस एंट्री टेस्ट से बाहर कर दूं। जिन समय दियो बस उनका काम तमाम करने को ही जा रहा होता है कि वो यहाँ पे एक एंशिएंट आइटम का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरे फ्लोर में चले जाते हैं। मगर जैसे तैसे वो अपनी जान बचा के एक नए फ्लोर पे पहुंचते ही है कि वहां पे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पे पहले से ही दियो मौजूद होता है। वो लोग ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर तुम्हारी स्पीड एक एंशिएंट आइटम से कैसे ज्यादा हो सकती है। वो दोनों अब इस फ्लोर से भी भागते हुए कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो, अब हम तुमसे पंगा नहीं लेना चाहते। ये कहते हुए वो यहाँ से भी चले जाते हैं। खैर दियो भी सोचने लगता है, मेरे पास भी इन छोटे मोटे लोगों के लिए समय नहीं है। वक्त आ गया कि मैं अब 6वें फ्लोर की तरफ बढ़ूं। अब जो ही दियो 6th फ्लोर में एंटर ही करता है कि वो उसके प्रेशर से जमीन के अंदर जैसे कि धंसने को जा रहा होता है। दियो अपने आप को संभाल के खड़ा ही होता है कि वो नोटिस करता है कि 6th फ्लोर पे ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोग आके कल्टीवेशन कर रहे हैं। दियो ये चीज नोटिस करता है कि यहाँ के लोग एक दूसरे से लड़ रहे नहीं है, तो मुझे भी किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब दियो भी यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा है तो मामूली सी कल्टीवेशन से भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। उधर ही कहानी उस प्रिंसेस पे जाती है जो कि अपनी जान बचा के कुछ 2 मॉन्स्टर क्लैन के बंदों से भाग रही होती है, क्योंकि इस प्रिंसेस के पास एक खास किस्म का ट्रेजर पाया जाता होता है। वैसे तो ये प्रिंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इस बार इसका मुकाबला मॉन्स्टर के 2 बंदों से हो रहा होता है। इन मॉन्स्टर क्लैन के बंदों के पास काफी बड़ी डेविलिश पावर होती है, जिस वजह से वो लोग अपनी तीसरी आंख से काफी कुछ कर पाते हैं। इन मॉन्स्टर लोगों की तीसरी आंख से एक लेजर बीम निकलती है और यहाँ तक वो आते हुए काफी सारे अटैक को नोटिस भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से तो प्रिंसेस को इन दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ते हुए काफी ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। कहानी दियो पे जाती है, जहाँ पे 6 लेवल के सारे किस्म के प्रेशर अब दियो के जिस्म के अंदर जाके धंसने लगते हैं। ये देख के आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि हाँ यार ये लड़का आखिर कौन है, क्योंकि दियो का जिस्म सारी की सारी एनर्जी को एक साथ अपने जिस्म के अंदर खींच रहा होता है और लोग उसके ऑरा में से बिजली की आवाजें सुन के कहने लगते हैं। जिस तरह से ये कल्टीवेशन कर रहा है, कल्टीवेशन के लेवल के ऊपर एक सुपर नेचुरल लेवल्स होता है, जिसको अचीव करने से तुम एम्परर खिलाने लगते हो। अगर इसने ये थंडर लेवल को अचीव कर लिया तो ये थंडर एम्परर खिलाएगा। ये सुनते सारी आसपास के लोग और भी काफी ज्यादा हैरान होने लगते हैं, क्योंकि थंडर एम्परर हिस्ट्री में जितनी बार भी पैदा हुए हैं वो हमेशा से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं। कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद दियो को कुछ यूं महसूस होने लगता है कि हाँ यार वो वाकई में सुपर नेचुरल लेवल्स के काफी ज्यादा करीब हो चुका है। उसके बाद दियो अब 7th फ्लोर में एंटर करता है, जहाँ पे पहले से भी ज्यादा दियो प्रेशर पाता है। यहीं पे दियो कल्टीवेशन करने का सोचने ही लगता है कि इसी बीच में उसके ऊपर यहाँ पे प्रिंसेस गिर जाती है। थोड़ी देर में यहाँ पे दियो नोटिस करता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है और ये दोनों मॉन्स्टर क्लैन के बंदे उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मॉन्स्टर क्लैन के बंदे दियो से कहने लगते हैं कि हम तुम्हें एडवाइस देंगे कि हमारे बीच में आने की कोशिश भी मत करना। तो दियो उनसे कहता है, वैसे तुम लोगों को तो शर्म आती ही नहीं होगी कि एक लड़की के खिलाफ 2 बंदे लड़ रहे हो। अगर तुम यहाँ पे रुके नहीं तो तुम्हें मेरे खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। ये सुन के एक मॉन्स्टर क्लैन का बंदा दियो पे हमला करता है। वक्त रहते ही दियो उसके हमले को डॉज करके डस्ट में छुपने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर दियो को वार्न करता है कि उसकी तीसरी आंख तुम्हें डस्ट के अंदर से भी देख सकती है। ये कहते हुए वो दियो को दूर में भी ढूंढ निकालता है। अब दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने पावर पंचे से टूट पड़ता है। अब इनके बीच में भी हम गजब किस्म की फाइट को देखते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने वारों को आजमा रहे होते हैं। दियो नोटिस करता है कि इसकी तीसरी आंख काफी सारे अटैक्स को मेरी देख पा रही है, मगर दियो से कहता है कि तुमने जो दिखाना था वो दिखा लिया, अब मेरी बारी है। दियो अपनी टॉप स्पीड का
इस्तेमाल करके दोबारा से उसके पास जाता है और अब हम दोबारा से दोनों के बीच में ऑरा की क्लैशिंग देखते हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के, नजर से नजर मिला के और अटैक से अटैक मिला के एक दूसरे के खिलाफ जाने की भरपूर कोशिशों में जारी रहते हैं। थियो को मालूम पड़ गया होता है कि उस प्रिंसेस को इन मॉन्स्टर वाले बंदों से लड़ने में आखिर इतनी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि इन मॉन्स्टर क्लैन वालों के ऑरा काफी ज्यादा डार्क होते हैं। ऊपर से इनके पास डेविल वाली पावर्स भी होती है। इसी वजह से उनके खिलाफ लड़ते लड़ते थियो के जिस्म पे एक स्क्रैच भी आ जाता है। थियो भी यहाँ तक ये देख के हैरान होने लगता है कि जब से उसे पावर मिली है आज तक वो मामूली सा भी जख्मी नहीं हुआ। थियो सोचने लगता है ये पहला शख्स है जिसने मुझे मामूली सी चोट दी है। थियो इसी तरह उस पे काफी सारे पंचेस से वार करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर लेता है। वो मॉन्स्टर तंग आके अपनी तीसरी आंख से उसके खिलाफ लेजर बीम आजमाने की कोशिश करता है, मगर थियो तुरंत से उसे डॉज करके उसके पीछे आ जाता है। और अब इससे पहले वो उसका कुछ उखाड़ भी पाता कि यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।